Dear student, welcome to the journey of education with Anita Chaudhary. In this video, what we are going to discuss? We are going to discuss about the moon. What is moon? Moon is a celestial body. As we discussed previously, sun, moon and other shining objects in the night sky are the celestial body. Moon is also a natural satellite. Moon क्या है? एक natural satellite भी है. अब अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है उसके सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ कॉल्ड द मून, जिसको हम क्या बोलेंगे? मून. अगर हम मून की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर है, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ. अर्थ का सिर्फ 1/4 हिस्सा जो है वही मून का डायमीटर, यानी कि जो मून है वो इतना सही है. बट इट अपीयर्स सो बिग, लेकिन ये हमें बहुत ही बड़ा दिखता है. ऐसा क्यों दिखता है? अगर हम दूसरे प्लैनेट से कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमें काफ़ी बड़ा दिखता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से काफ़ी नज़दीक होता है सेलेस्टियल बॉडी के कंपैरिजन में. अगर हम इसका डिस्टेंस देखते हैं कि अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द सन. तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर. अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं सन का और मून का, तो जो सन का डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ओके, फ्रॉम द अर्थ. सो इससे क्या पता चलता है कि जो मून है हमारा वो सन के कंपैरिजन में हमसे पास है, और जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यानी कि मून के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा दूर है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़. जो मून है उसको जो है अर्थ के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगते हैं. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन. इसी तरह से उसको पूरा एक स्पिन, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? सेम टाइम उसको एक स्पिन जो है, एक चक्कर पूरा, एक रोटेशन जो है कंप्लीट करने में उसको बिल्कुल सेम टाइम लगता है जितना कि अर्थ को लगता है. एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है? हम क्या है, जो ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल. जो मून है उसका हम एक ही जो साइड है वो देख पाते हैं. वो ऐसा क्यों होता है? सपोज दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ द मून. ये दोनों रोटेट कर रहे हैं. अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो क्या है, एक साथ ही रोटेट करेंगे, ठीक है, लाइक ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं. तो हम इसका क्या है, एक ही पोर्शन अर्थ पे हम इसका देख पाएंगे. इसका जो दूसरा पोर्शन है वो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है. तो आपको होप क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों है. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है किसके चारों तरफ? जो हमारा सन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और उसको एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365 डेज़, यानी कि पूरा एक साल जो है अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है. इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है? उसके चारों तरफ जो है मून रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो मून है इसको एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज़. अब आप देख रहे हैं कि ये जो है अपनी जगह पे, अपने जो जगह है उसी पे ये रोटेट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, और इस वजह से क्या है, ये जो स्पिनिंग करते हैं वो क्या है, इनकी जो स्पिनिंग है वो सेम है, और इस वजह से क्या है, जो मून का एक ही पोर्शन जो है, एक ही पार्ट जो है उसका हमें अर्थ पे नज़र आता है. तो एक क्वेश्चन जो है आपके माइंड में उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा कि जो मून है वो हमारे काफ़ी पास है, ठीक है, मून हमारे काफ़ी पास है, तो हम लोग क्या मून पे क्यों नहीं रह सकते? क्या रीज़न है? क्या हम मून पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते. लेकिन हम मून पे नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? इसके पीछे एक रीज़न है. रीज़न बिहाइंड दिस इज़ देयर इज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. ना तो मून के ऊपर वाटर है, ना ही वहाँ पे एयर है, मतलब कि वहाँ पे लाइफ के लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है. इसीलिए क्या है, हम मून के ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है. एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, जब हम मून को देखते हैं, स्काई में आप मून देखना ध्यान से, तो आप देखनी है उसके ऊपर कुछ शेडोज़ जो है आपको नज़र आती हैं. तो वो शेडो कैसी होती हैं और किस वजह से वो शेडोज़ दिखती हैं? अब जो मून क्या है, मून के ऊपर काफ़ी सारे क्या माउंटेन्स हैं, प्लेन एरिया हैं, डिप्रेशंस हैं, और उन सब की वजह से क्या है, एक शेडो जो है, इन सब की जो शेडो है वो मून के सरफेस पे दिखती है. इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो मून है उसके ऊपर कुछ शेडो बनी हुई है. तो होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है. तो इतना तो हमने मून के बारे में पढ़ लिया है.
एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दी हुई है। जैसे कि सन के बारे में था कि जो सन की जो लाइट है उसको पृथ्वी पे आने में कितना टाइम लगता है, या फिर जो लाइट है वो उसकी क्या स्पीड है, किस स्पीड में वो ट्रेवल करती है। राइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती, इतनी इसकी स्पीड है। ओके, और जो सन की लाइट है उसको अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो सन की लाइट है उसको अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। इट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच टू द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने के उसको क्या है, 8 मिनट्स का टाइम लगता है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिन्होंने जो है मून पे सबसे पहले गए हैं। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने क्या है मून के सरफेस पे पहला अपना कदम रखा था। कब रखा था, 21 जुलाई 1969 में। सो आप सबने सुना होगा, आपने जीके में क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने सोशल स्टडी में भी ये पढ़ा होगा कि कौन से फर्स्ट पर्सन रहे हैं जिन्होंने क्या है मून के ऊपर अपना पहला स्टेप रखा था। और ये जो थे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इनकी जो शर्ट है उसके ऊपर आपको दिख रहा है किसका साइन है, यूएसए का साइन है। तो ये क्या है, एक यूएसए के एस्ट्रोनॉमर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या है मून पे फर्स्ट स्टेप रखा था। ओके, अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिससे आपको क्वेश्चन भी दिया है, ऐसे कौन से इंडियन एस्ट्रोनॉमर हुए हैं जिन्होंने मून पे, मतलब हु वेंट टू द मून, जो कि मून पे गए हैं। होप आप सबको पता होगा राकेश शर्मा के बारे में। तो राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो राकेश शर्मा थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो कहाँ पे गए थे, मून पे गए थे। वो कब गए थे, एट द टाइम ऑफ द इंदिरा गांधी, व्हेन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पीरियड में वो कहाँ गए थे, मून पे गए थे। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ राकेश शर्मा। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये राकेश शर्मा की पिक्चर है। राकेश शर्मा जो है पहले इंडियन हैं जिन्होंने क्या स्पेस में एंट्री की थी। ओके, तो आपको पता तो होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन आपको पिक्चर आपने नहीं देखी होगी। तो बीइंग एन इंडियन हमें पता होना चाहिए कि राकेश शर्मा कौन थे, और मतलब उनको पहचान, अगर पिक्चर सामने हमारे आती है तो आपको उन्हें पहचान लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन सैटेलाइट के बारे में, यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में। अभी तक हम जो बात कर रहे थे मून की बात कर रहे थे। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट की। ठीक है, तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती हैं, ठीक है, क्या उनका यूज़ होता है, किस तरह से उनको लॉन्च किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में क्या है, आपको अर्थ दिख रही है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, लाइक मून, जिस तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऑन द सेम वे आपको जो सैटेलाइट दिख रही है ये क्या इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। एक्चुअली ये किस तरह की सैटेलाइट है, ये कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है जो कि ह्यूमन ने बनाई है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। ठीक है, और ये किसने बनाई होती है, साइंटिस्ट ने बनाई होती है। क्या इसका पर्पज़ होता है बनाने का, इसका पर्पज़ होता है कि इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना, कि यूनिवर्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस को पता करना, और फिर कम्युनिकेशन ऑल्सो, जो हाँ कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, अब ये किस तरह से प्लेस की जाती है, ऑर्बिट में ये प्लेस की जाती है। ऑर्बिट में किस तरह से प्लेस की जाती है, इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट। ठीक है, इसको जो ये जो सैटेलाइट होती है किसके द्वारा कैरी की जाती है, रॉकेट के द्वारा ले जाई जाती है, और उसके बाद इसको जो है ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, एक बार ऑर्बिट में प्लेस हो जाती है उसके बाद क्या है, ये बिल्कुल इसी तरह से रिवॉल्व करती है जिस तरह से मून रिवॉल्व करता है। ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो पावर है उसकी वजह से ये क्या है रिवॉल्व करती रहती है, बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे कि आपका मून करता है। ठीक है, तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, अगर हम कुछ इंडियन सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, ये जो सैटेलाइट्स है इनको लॉन्च कौन करता है, इसरो जो है इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। कुछ इंडियन सैटेलाइट की बात हम कर लेते हैं तो इसमें इनसेट है, IRS है, एड्यूसेट है, नाविक है, ये फिर मार्स मंगलयान पे जो हमारी गई हुई है, ठीक है, सैटेलाइट, वो सारी क्या है इसमें आ जाती है। तो यहाँ हमारा जो मून का टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेते हैं, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में
बात करेंगे। तो होप आपको जो है मून बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, आपको सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट में डिफरेंस पता चल गया होगा, किस तरह से इनको जो है ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए जैसे कि आपको ना आपकी जो बुक है उसमें ये पिक्चर दिखाई हुई है, नीचे अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो नीचे दिया है रॉकेट लॉन्च। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये रॉकेट की हेल्प से जो है सैटेलाइट को लेके जाया जाता है और बाद में क्या है, रॉकेट जो है इसको स्पेस में जाके छोड़ देता है, रॉकेट नीचे वापस आ जाता है और जो सैटेलाइट है ये ऊपर चली जाती है। उसके बाद ये प्लेस हो जाती है कहाँ पे, विद इन द ऑर्बिट। ठीक है, और ये इस तरह से अर्थ के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रॉइड्स। तो हम बात कर लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के अलावा और बहुत छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो क्या मूव करती हैं अराउंड द सन। सन के चारों तरफ क्या है, ये घूमती रहती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स एक्चुअली होते क्या हैं, एस्ट्रॉइड्स जो है बिग पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जो मूव करते हैं अराउंड द सन। सन के चारों तरफ ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आप देखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है उसमें आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगी। ठीक है, और ये जो है उस बेल्ट के बीच मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। अब साइंटिस्ट का क्या मानना है, साइंटिस्ट ने बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट। उनको मतलब उनका ये विश्वास है, इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ये प्लैनेट्स के ही पार्ट होते हैं विच एक्सप्लोरेड मैनी ईयर्स बैक। यानी कि जो प्लैनेट करोड़ों साल पहले फट गए हैं, फूट गए हैं, उसके बाद क्या है, जो उनके टुकड़े हैं बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, उन्होंने क्या है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना ली है। ठीक है, और यही क्या है, एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। तो ये आपको नीचे पिक्चर दी हुई है, ठीक है, एस्ट्रॉइड की जो क्या है अर्थ से टकरा रही है, ठीक है, अर्थ के ऊपर गिर रही है। तो ये आपके एस्ट्रॉइड्स हो गए। ठीक है, आप बात कर लेते हैं मेट्रॉइड्स की। मतलब एक कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ, एक डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ कि एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड में क्या डिफरेंस होता है। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स जो हैं आपके स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी जो है सन के चारों तरफ जो है मूव करते हैं, बट ये क्या है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक के। तो यहाँ आपको एक डिफरेंस आपको ये लिखना है, अगर आप एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं रॉक के। ठीक है, दे आर द बिग पार्टिकल्स ऑफ द रॉक that move around the sun. But when we talk about the meteoroids, so they are the small pieces of the earth which moves around the sun. Fine, this is the major difference between the asteroid and meteoroids के बीच में एक बहुत बड़ा difference है। ठीक है, अब ये जो meteoroids होते हैं come near the earth and drop upon it, ये अर्थ के करीब आते हैं, अर्थ के पास आते हैं और उसके बाद क्या है, ये अर्थ पर गिर जाते हैं। क्या होता है जब ये नीचे गिरते हैं, यानी कि जब अर्थ की तरफ आते हैं और ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं और ये बर्न होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जब ये नीचे की तरफ गिरते हैं, यानी कि जब ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक फ्लैश ऑफ लाइट नीचे की तरफ आ रहे हो, जिसको आप जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा है और आप बात करते हो टूटते हुए तारे के बारे में। तो एक्चुअली मैं आपको एक सच आप बता देती हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ टूटता हुआ तारा नहीं होती है। ये जो जिस तरह से आपको टूटते हुए तारे की तरह नज़र आता है, ये आपने मूवीज़ में देखा है या आपने वैसे देखा है या आपको किसी ने बताया है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये बर्न होके नीचे गिरते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा, आपका जो अंधविश्वास है वो भी दूर हो गया होगा, मतलब आपका जो भ्रम है, जो बातें आपने सुनी वो भी आपका दूर हो गया होगा कि ऐसे टूटते हुए तारे कुछ भी नहीं होते, ये जो गिरते हैं इस तरह से ये क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं ये पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते और ये अर्थ पे गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन पे ये अर्थ के जिस भी पोर्शन में गिरते हैं तो वहाँ पे क्या एक काफ़ी बड़ा गड्ढा सा बन जाता है। तो हाँ, होप आपको ना डिफरेंस पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। फाइन, अब मैं आपको ना मेट्रॉइड्स और दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, तो ये इसी तरह से जो है अर्थ के ऊपर गिरते हैं। ठीक है, जब इनका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है अर्थ के साथ, तो और उसके बाद ये हीट हो जाते हैं, हीट होने के बाद ये बर्न होते हैं और इस तरह से अर्थ के ऊपर गिरते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये टूटते हुए तारे हैं। तो ये क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं। होप आपको क्लियर
हो गया होगा। आपको एक चीज़ और बताऊंगी मैं, जैसे कि मैंने आपको एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बताया है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको आपकी बुक में ही, ये देखिए, ये आपकी पिक्चर है सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में आप देखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट दी हुई है, ठीक है। ये जो बेल्ट है एस्टेरॉयड बेल्ट्स हैं, यानी कि ये जो हमारे प्लैनेट्स टूट गए थे, ठीक है, उन्हीं के ये टुकड़े हैं, यानी कि बिग बिग रॉक्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, होप विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस पिक्चर्स एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, व्हाट इज़ एस्टेरॉयड, व्हाट इज़ मेट्रॉइड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो लेते हैं, वो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, कि एक्चुअली गैलेक्सी क्या होती है, और हमारी जो गैलेक्सी है यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी इसको हम बात करते हैं आकाशगंगा। पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने ना सुना होगा कि आकाशगंगा जैसी कोई चीज़ जो है आकाश मतलब स्काई में होती है। आकाशगंगा सुन के आपको अजीब सा लग रहा है ना, आकाश में गंगा कैसे, यानी कि आकाश है, स्काई है और उसमें गंगा नदी है, ठीक। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? सपोज़ आप देखते हैं, आप जब क्लियर नाइट स्काई होती है, यानी कि क्लियर का मतलब कि मौसम ख़राब नहीं होता, वेदर बिल्कुल ठीक होता है, और नाइट स्काई में आप देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको ये देखने को मिलता है एक वाइट कलर की जो लाइन है, जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिख रही है कि एक वाइट कलर की जो लाइन है आपको इस तरह से दिख रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है कि ये एक गंगा है, और किसके अंदर है? आकाश में, स्काई में है। तो इसको आकाशगंगा लोगों ने एंशिएंट टाइम में, यानी कि हमारे एंशिएंट टाइम में लोगों ने इसको क्या कहते थे? इसको आकाशगंगा कहते थे, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि मिलियन ऑफ स्टार्स जो है एक लाइन में है, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या वाइट सी एक लाइन नज़र आ रही है, वाइट सी, आपको ऐसा लग रहा है कि आकाश में कोई नदी बह रही है, ठीक है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये क्या है? ये मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। वो आपको क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंशिएंट टाइम पे लोग क्या बोलते थे, ये इमेजिन करते थे कि एक रिवर की एक लाइट की एक जो रिवर है वो बह रही है। कहाँ बह रही है? आसमान में बह रही है, ठीक है। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया आकाश गंगा। एक्चुअली में गैलेक्सी की क्या डेफिनेशन है? गैलेक्सी जो है एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का। इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, क्लाउड हैं डस्ट के, और गैसेज हैं, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो ये खाली एक ही गैलेक्सी नहीं है, ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? यूनिवर्स को बनाती हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये वाकई में बहुत ही मुश्किल काम है, इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सोलर सिस्टम की, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक गैलेक्सी की, ठीक है, एक मिल्की वे गैलेक्सी की। इसके तरह इसी के जैसी और बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उन गैलेक्सीज़ में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे। हो सकता है जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है। तो किसी और गैलेक्सी में अर्थ जैसा कोई और प्लैनेट हो सकता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती होगी। तो जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है उस पर क्या आ गए हैं, सपोज़ जो मूवी थी ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो दूसरी दुनिया से लोग हैं वो अर्थ पे आए। तो दूसरी दुनिया का क्या मतलब है? दूसरी दुनिया का ये मतलब है कि हमारी गैलेक्सी के अलावा, मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और कोई और गैलेक्सी है, और वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स में कोई एक प्लैनेट ऐसा होगा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। तो वो लोग क्या वहाँ से यहाँ पे आए हैं जिनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उनको हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि हम पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर सकें। साइंटिस्ट जो हैं लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसके बारे में फैक्ट्स निकाल के लाएँ, खोज करें और हमें बताएं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो हम इसका साइज़ नहीं बता सकते कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, हम वो चीज़ नहीं बता सकते। बट ये हम एक चीज़ बता सकते हैं कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम सब क्या है? इस यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, इससे बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या आपको गर्ल दी है, ओके, गर्ल की जगह आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं। आप कहाँ रह रहे हैं? आप अर्थ के ऊपर रह रहे हैं,
ठीक है। और हमारी जो अर्थ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम ना, मतलब एक प्लानट है जो कहाँ पे है, सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम कहाँ है, ये क्या है, गैलेक्सी में है। और कौन सी गैलेक्सी में है, हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम क्या है, इट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा। और ये गैलेक्सी कहाँ है, ये यूनिवर्स के अंदर है। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। So we will meet in next video with next chapter. Bye till then.